हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनैना मैम आज आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड जो है आज क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगी। तो आज यूजीसी नेट जो कि यूजीसी नेट की एग्जाम महीने में नहीं बल्कि 6 महीने में एक बार होती है और फिर अगले 6 महीने में दूसरी बार होती है। ठीक है, तो यानी कि पूरे साल में यूजीसी नेट की जो एग्जाम 2 बार बच्चे होती है। और यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि ये पेपर 1 यूजीसी नेट का आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसका एग्जाम आगामी दिसंबर में होने वाला है। तो आज हम बच्चे ये देखेंगे कि यूजीसी नेट पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपके क्या है, शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित आज हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो हम स्टूडेंट यहाँ ये देखेंगे कि यूजीसी नेट की जो एग्जाम होती है ये जो है इसका ओवरऑल जो देखा जाए अगर रिजल्ट तो पूरे ऑल इंडिया में 6% होता है। तो थोड़ी सी इसकी तैयारी जो है ताबड़तोड़ करनी होती है। तो जरूरी है कि आप ये चीज जरूर करेंगे और हमारे साथ जुड़ करके चलिए अपने सपनों को करिए साकार। और सबसे पहली बात कि अगर आपको यूजीसी नेट का ऑनलाइन क्लास करना है तो आप हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही आप सभी जो है हमें फेसबुक, इंस्टा और जो है इंस्टाग्राम के अलावा जो है ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, तो सभी अगर सब्सक्राइब और लाइक कर दिए हैं तो आज के क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो है देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए बहुत ही आप सभी को आज बेचैनी होगी कि भाई आज क्या क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड मैम ने लाया है। चलिए तो सबसे पहला, क्योंकि ये पार्ट 2 हम आपके लिए लाए हैं, पार्ट 1 जिन बच्चों का जो है छूट गया होगा तो वैसे स्टूडेंट को जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला पार्ट जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए तो आज जिसमें कि 25 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कराया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 में 26 से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है। तो कॉग्निटिव डोमेन में किस ज्ञान क्षेत्र की होगी? तो पहला ऑप्शन है आपका किसी विशेष विषय का वर्णन करना। तो बिल्कुल ज्ञान से क्या होता है, अवबोध, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन जो है वो 6 लेवल पर क्या है, आधारित है। जिसमें कि हम सबसे पहले लेवल की अगर बात करें तो सबसे पहला लेवल होता है क्या, ज्ञान। ठीक है, ज्ञान से क्या होता है, अवबोध होता है। क्या होता है, ज्ञान से अवबोध, जिसको कि हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। अवबोध से क्या होगा, तो अवबोध से आप क्या करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे। और जब स्टूडेंट आप अनुप्रयोग करेंगे तो अनुप्रयोग के बाद आप क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। फिर उसके बाद और विश्लेषण से आप कई तर्कों का, तथ्यों का संश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा संश्लेषण और अंत में संश्लेषण के बाद हो जाएगा आपका मूल्यांकन। ठीक है, तो इस तरह से ये ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का क्या है, मूल रूप है। ठीक है, मूल स्टेप्स हैं। तो किसी विशेष विषय का वर्णन करना ये ज्ञान
ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अंततः हम लोग ज्ञान से मूल्यांकन के पड़ाव को क्या करते हैं, पार करते हैं। बी नंबर ऑप्शन है फोटो फिल्म का विकास नहीं। फिर है निबंध लिखना, ये भी नहीं होगा। अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आपका जो है नेट पास करना एकदम हम आसान बना देंगे। बस आपको सिर्फ हमारे साथ क्या करना है, एकदम कदम से कदम मिला के चलना है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में यानी कि टीचिंग के रेफरेंस में साइकोमोटर डोमेन यानी कि मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, नहीं। ठीक है, दूसरा है प्रयोग करना, बिल्कुल ये प्रयोग करना जो है ये मनोसंचालित जो क्षेत्र है ये उनके क्या है, स्टेप्स हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दो प्रयोगों के परिणामों का लेखा करना, ये नहीं होगा। और एक कहानी का वर्णन करना, ये भी मनोसंचालित में नहीं होगा। यानी कि मनोसंचालित या आप मनोगत्यात्मक क्षेत्र भी इसे कह सकते हैं, यानी कि मन की गति करना। ठीक है, तो मन का गति अलग अलग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, फ्लो करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप सभी जो है जवाब दीजिएगा कि क्या होगा 28 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, नहीं। शिक्षा और शिक्षण दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। शिक्षा यानी कि शिक्ष धातु से बना हुआ है जिसका तात्पर्य होता है ज्ञान देना। ठीक है, और शिक्षण का मतलब होता है क्या करना, यानी कि सीखना के संदर्भ में, यानी कि सीखना यानी कि किसी को ज्ञान देना या ज्ञान लेना। ठीक है, ये टीचिंग कहलाता है। तो एजुकेशन एंड टीचिंग बोथ आर डिफरेंशिएट टू ईच अदर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। तो ये आपका क्या होगा, असत्य के हिसाब से ये सही होना चाहिए। फिर है शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये गलत है। शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है, बिल्कुल एक व्यापक शब्द है। एजुकेशन, टीचिंग, उसके बाद ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो है इनके कंपैरिजन में ये क्या है, एक ब्रॉड वर्ड है। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट इसके क्या करेंगे, गलत करेंगे। फिर है उपरोक्त सभी सही है, नहीं, उपरोक्त सभी सही नहीं है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। तो बताइए कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाएगा। पहला ऑप्शन है अवधारणाओं का ज्ञान यानी नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स। दूसरा है शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल। तीसरा है निर्णय लेने का कौशल यानी कि स्किल ऑफ डिसीजन। उसके बाद उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शिक्षण के यानी कि टीचिंग के फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। तो टीचिंग के फील्ड में कॉन्सेप्ट का ज्ञान तो होना ही चाहिए, ये सही है। टीचिंग स्किल भी होना चाहिए और निर्णय लेने का भी कौशल होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी टीचिंग के दृष्टिकोण
दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त क्या है ये बताना है। जो एक कठोर अनुशासक है, नहीं जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है। चलिए ये अनुपयुक्त, ये तो उपयुक्त है भाई, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हम गलत करेंगे। जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, तो ये अनुपयुक्त है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही होगा। जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है, ये उपयुक्त है। क्वेश्चन के अनुसार ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हम 30 का क्या देंगे, सी देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत यानी कि टीचिंग मैक्सिम्स हैं। ठीक है, कौन टीचिंग मैक्सिम्स हैं ये बताना है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, टीचिंग मैक्सिम्स यानी कि शिक्षण के सूत्र। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर बोलते हैं ना। ठीक है, उसके बाद मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। ठीक है, प्रकृति का पालन करना। तो यानी कि सारे जो है वो शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता या दर्शाते हैं, बताइए। तो ये जो है सबसे पहली बात देखेंगे कि कौन सा विकल्प या विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता या दर्शाते हैं, ये आपको देखना है। पहला ऑप्शन है संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, ये तो बिल्कुल होनी चाहिए। फिर है संघटक भागों का संयोजन करना। ठीक है, तो देखिए जब समस्या ढूंढने की क्षमता है तो जरूर है कि हम कोई भी संघटक को हम संयोजन करने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। तो इसलिए बी से अच्छा तो ए सही है। फिर है दोनों ए और बी, दोनों ए और बी नहीं। फिर उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि, दूसरा है शिक्षण सिद्धांत, तीसरा है शिक्षण तकनीक और चौथा डी है शिक्षण रणनीति। यानी कि टीचिंग मेथड, टीचिंग प्रिंसिपल, टीचिंग टेक्निक और टीचिंग स्ट्रेटेजीज। तो इन चारों में से क्या होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ देखिए कि कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए, तो सरल ढंग से प्रस्तुत करने में कौन मदद करेगा, तो टीचिंग सिद्धांत यानी टीचिंग प्रिंसिपल करेगा, शिक्षण सिद्धांत करेगा। ठीक है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जो है कठिन की ओर, इस तरह से ये सारे क्या हैं, शिक्षण के सिद्धांत हैं। चलिए मूर्त से अमूर्त की ओर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षक को कम विद्यार्थी वाली कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, चलिए कम प्रभावी है, कौन सा यहाँ कह रहा है। ठीक है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो शिक्षक को कम विद्यार्थी वाली कक्षा में, यानी कि क्लास में स्टूडेंट्स कम है और ऐसे में टीचिंग आपका इफेक्टिव हो, तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए आपको कौन सा विकल्प ढूंढना चाहिए। अधिगम यानी लर्निंग से रिलेटेड, अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, बिल्कुल लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये बिल्कुल सही है। फिर है छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, ये भी होना चाहिए। अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, तीनों ऑप्शन बिल्कुल भाई सही है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्न में से शिक्षण व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है। ठीक है, चलिए एकल कारक कौन सा है ये देखेंगे। शिक्षक की सराहनीय अकादमिक पृष्ठभूमि, यानी टीचर का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है ये देखना है। नहीं, फिर है संचार कौशल। देखिए बैकग्राउंड की बात होती है, टीचर कैसा पहले पढ़ाते हैं। जितना हम टीचिंग के फील्ड में क्या रहेंगे, मतलब कार्यरत रहेंगे, हमारे अनुभव और भी क्या होते हैं, बेटर होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो पहले अच्छा पढ़ाता था तो उसी को ध्यान में रख करके, तो डेली बाय डेली हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये नहीं होगा। संचार कौशल तो संचार कौशल भी नहीं होगा। ठीक है, फिर है शिक्षक को अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिर है आयोजन क्षमता। कोई भी चीज को आप ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन करने के बाद अगर टीचर और स्टूडेंट में बॉन्डिंग नहीं है, एक अच्छा रिलेशन नहीं है, टीचर कोऑपरेटिव नहीं है, तो ये सारी बातें क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है। बताइए कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है, ये आपको बताना है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये बिल्कुल सही है कि टीचर को क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। फिर है शिक्षकों का निष्कपटता, यानी कि टीचर जो है वो बच्चों के प्रति क्या हो, मतलब कि दयालु ना हो, निष्कपट हो, तो ये होना नहीं। फिर उसके बाद है शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि शिक्षकों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट्स को सिखाना और समझाना और उनपे बहुत सारे टाइम स्पेंड करना, ये सारी अच्छी बातें हैं। ठीक है, तो ये एक से क्या है, ज्यादा अच्छा है, यानी ए से सी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि, ये भी सही है, लेकिन सबसे अब यहाँ 3 ऑप्शन आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, तो जब तक टीचर की टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं होंगे और टीचर एक क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, तो बच्चे को वो सिखा नहीं पाएंगे और समझा नहीं पाएंगे। इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। ये मैचिंग क्वेश्चन है। एक सूची 1 में है दार्शनिक, यानी कि फिलोसफर है, ये सब फिलोसफर के नाम है, और सूची 2 में दर्शन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर यानी कि फिलोसफी है, तो कह रहा है ऑप्शन 1 में कि टैगोर जो है वो इनका संबंध किससे है, सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास से है, कि कर्म का सिद्धांत से है, कि बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण, ये बातें कहे हैं। तो टैगोर के नजर में जो है कौन सी बातें दार्शनिक रूप से व्यक्त होती है, ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर टैगोर जो थे वो प्रकृतिवादी थे। ठीक है, और उनका मानना था कि बच्चे जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रकृति से सीखते हैं। पुस्तक जो है यानी कि सभी प्रकार के पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। बच्चे सिर्फ ये नहीं कि पुस्तक से ही सीखते हैं, जितना वो उसमें स्वतंत्रता देंगे, फ्रीडम देंगे, प्रकृति को वो समझेंगे, वो उतना ही अधिक क्या होगा, सीखेगा। ठीक है, तो इसलिए टैगोर जो है वो बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा कहा था। ठीक है, उनका ऐसा सोच है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट विवेकानंद जी के बारे में। विवेकानंद जी के बारे में, तो विवेकानंद जी ने धर्म का सिद्धांत को अपनाया था। ठीक है, विवेकानंद जी जो है इन्होंने धर्म का सिद्धांत
चलिए धार्मिक तो थे, एक है योग शिक्षा का एक माध्यम है। अच्छा चलिए, तो इन्होंने जो कहा धर्म का सिद्धांत तो था ही, और साथ ही इन्होंने योग शिक्षा की बातें भी कहा था। इन्होंने कहा था कि शिक्षा एक क्या है, योग है, एक तपस्या है, ठीक है, जिसे कि हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। जो साधना करना जानता है, जो योग करना जानता है, ठीक है, वही शिक्षा की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 2 का 4 हो जाएगा। तो चलिए 1 का 3 और 2 का 4, 1 का 3 2 का 4, 2 ऑप्शन तो हमारे क्लियर हैं। तो कूट में है भाई आंसर, थोड़ा सा हम लोग को टाइम लगेगा। चलिए 3 में है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो कहते थे ना, एक गाल में कोई मारे थप्पड़ तो दूसरा गाल दे दो, ठीक है, यानी कि ये सामंजस्य की नीति को अपनाते थे, मिलजुल के चलो, ठीक है, झगड़ा झंझट से दूर रहो, ठीक है। ये ऐसे भी क्या थे, मतलब कि नरम दल के नेता थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट चौथा देखेंगे हम लोग, क्या है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि तुम फल की चिंता मत करो, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है, यानी कर्म के सिद्धांत पर ये क्या था, आधारित था, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा 3 का क्या हो गया, पहला, 3 का पहला, ठीक है, सामंजस्य महात्मा गांधी जी का। तो 3 का पहला यहाँ है, तो ये आपका गलत हो गया, राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे, कह रहा है कि यह किसने कहा कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट किसने कहा था, तो ऐसा कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, कौन सा शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आना चाहिए, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है उद्देश्यों का निरूपण, बिल्कुल होना चाहिए उद्देश्यों का निरूपण। दूसरा है शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, ये भी बहुत अच्छा, ये भी सही है आपका। फिर है छात्रों की रुचि के बारे में जानना, ये तो एक टीचर का एकदम होना चाहिए कि बच्चे चाहते क्या है, क्या किस सब्जेक्ट में क्या है उनको इंटरेस्ट है, ये एक टीचर को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी यानी डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन प्रभावी शिक्षण में यानी कि इफेक्टिव टीचिंग में सम्मिलित हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षक सक्रिय होते हैं, तो बिल्कुल टीचर जब तक एक्टिव नहीं होंगे तो बच्चे को वो कैसे एक्टिव बनाएंगे, लेकिन पूरा पढ़ लेते हैं। शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। नहीं, अगर टीचर सक्रिय है तो बच्चे को भी सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा गलत। शिक्षक सक्रिय और निष्क्रिय हो सकता है परंतु छात्र सक्रिय होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। टीचर को एक्टिव होना है, ना कि एक्टिव या इनएक्टिव दोनों नहीं, बल्कि हमेशा एनी टाइम जो है उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। फिर है शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर है उपरोक्त सभी, ये नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है, ठीक है। छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि कौन सा टीचिंग का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। तो जब तक सर्वाधिक उद्देश्य अपेक्षित उद्देश्य की बात हो रही है तो ऐसे में टीचर के बिहेवियर का जो है जरूर देखना है, टीचर का, स्टूडेंट का
तो स्टूडेंट के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, क्योंकि शिक्षण का नाम ही क्या है, परिवर्तन है। ठीक है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, शिक्षण, जो कि अधिगम के द्वारा क्या होती है, विकसित होती है। चलिए, तो राइट आंसर होना चाहिए ए, लेकिन अगला ऑप्शन पढ़ने के बाद हम डिसीजन लेंगे। तो छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, हाँ बिल्कुल व्यक्तित्व का विकास हम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपेक्षित क्या होना चाहिए, उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। जो भी बुरे व्यवहार है उसको अच्छे व्यवहार में क्या करना, परिणत करना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि छात्रों के चरित्र का निर्माण, ये भी बिल्कुल करेंगे। ये सारे ऑप्शन सही है, लेकिन एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होता है। तो देखिए, ये नौकरी वाली जो बात है कि अगर हम टीचिंग करते हैं तो हमारा लक्ष्य एक नौकरी पाना ही होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति बनिए, एक अच्छा मानव बनिए, मानवता की सेवा कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये नहीं होगा, बाकी ये दोनों ऑप्शन जो है ए नंबर में ही क्या है, समाहित हैं। ठीक है, तो सबसे अगर बेस्ट ऑप्शन कहा जाए तो ए इज राइट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है, बताइए जल्दी से। ठीक है, तो पहला है, देखिए यहाँ कह रहा है कि शिक्षण दक्षता यानी कि टीचिंग स्किल के लिए, टीचिंग स्किल के लिए दक्षता का मतलब एक प्रकार का क्या होता है, कौशल शक्ति। ठीक है, तो टीचिंग दक्षता शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है। तो मूल रूप से क्या आवश्यक होगा, तो पहला है शिक्षण कौशल में नैपुण्य, हाँ ये बिल्कुल सही है। फिर है शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में नैपुण्य। ठीक है, चलिए ठीक। उसके बाद सही है, शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में नैपुण्य। ठीक है, इनमें भी होना चाहिए। और उपरोक्त सभी, यानी कि एक टीचर को जो है हर टीचिंग में, चाहे वो साइंटिफिक हो या फिर टेक्नोलॉजिकल हो, सब में क्या होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए चारों ऑप्शन जो है यानी कि 3 ऑप्शन सही है, और ये उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे कि एक सफल शिक्षक वही होता है जो वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है। तो देखिए, एक टीचर जो है अपने विषय का ज्ञाता होता है, ये बहुत अच्छी बात है। जब तक आप अपने विषयों की ज्ञाता नहीं होंगे तो आप बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं और उनके भविष्य का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि एक टीचर तभी हम बनते हैं जब आपको अपने विषय पर क्या होता है, कमांड होता है। ठीक है, जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता है नहीं, मतलब कि आप अगर आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप टीचिंग के फील्ड में भी अच्छे होंगे। टीचिंग में क्या होता है, टीचर इज लाइक अ जोकर। ठीक है, यानी कि बच्चे को हर एक्टिविटी से उनको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो इसलिए ये चीज नहीं होगा, ये बातें नहीं होगी। वह छात्रों के लिए अभिगम्य यानी कि एसेसेबल हो, नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रकारों में प्रकाशित हो, तो नहीं, जो प्रतिष्ठित प्रकाशन में है उसके लेख लिखे तो वो ज्यादा मतलब कि एक सफल शिक्षक हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए। बहुत बढ़िया, कि क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टीचिंग इज अ प्रोफेशन। ठीक है, यानी कि शिक्षण जो है एक क्या है, व्यवसाय है, यानी कि समृद्धि है। ठीक है, प्रोफेशन है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तो एक टीचर अपने इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना। तो देखिए, ये नहीं है, आप स्कूल या कॉलेज की टाइमिंग को खत्म करके ही आप कुछ कर सकते हैं। और
ज़्यादातर क्या है कि ऐसा नहीं कि आप स्कूल के या कॉलेज के पढ़ाई को बाधित करके आप कोचिंग चलाइए, ये नहीं है, ठीक है। तो ये बातें गलत है। फिर है शिक्षण संस्थानों में अधिक पारिश्रमिक वाले कार्य करना। तो ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा आप टीचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत अधिक मेहनत कर लेंगे तो आपको अधिक मतलब कि परिश्रम मतलब कि आप इनकम कर पाएंगे, बढ़ जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। फिर है शिक्षण के अलावा अन्य संविदात्मक कार्य यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब से जुड़ना, यानी कि कोई दूसरा तीसरा जॉब अलग से करना पार्ट टाइम, क्या वो करना चाहिए? नहीं। पुस्तकें लिखना, देखिए एक टीचर को पुस्तकें लिखना चाहिए, ठीक है। जितना आप पुस्तक लिखेंगे ना तो वो पुस्तक जब पब्लिश होगा और बच्चों तक पहुंचेगा तो वो ब्रॉड लेवल पे होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपको अधिक से अधिक इनकम होगा। तो ज़्यादा अच्छा क्या होगा एक टीचर के लिए, वो बहुत पुस्तक लिखे, जर्नल पब्लिश करे, ये सब करे तो बहुत अच्छा उनके इनकम के लिए होगा। चलिए राइट आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे? सपोज दैट कि आप एक प्रिंसिपल है और आप अपने शिक्षक सहयोगी यानी कि आपके जो भी टीचर कलीग हैं तो उनके हेल्प के लिए, कोऑपरेशन के लिए आप उनके कार्य के लिए, वर्क के लिए कैसे अप्रिशिएट करेंगे बताइए, ठीक है। चलिए ताकि वो अच्छा काम कर सके, आपके लिए वो सपोर्टिव हो सके, ठीक है। क्योंकि एक प्रिंसिपल तभी अच्छा हो सकता है या कोई भी संस्था को या इंस्टीट्यूट को तभी चला सकता है जब वो अपने टीचर के प्रति क्या हो, सपोर्टिव हो, कोऑपरेटिव हो, ठीक है। तभी एक प्रिंसिपल का जो है उत्थान हो सकता है, ठीक है। चलिए तो भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना, बिल्कुल प्रिंसिपल ऐसे टीचर को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप देश विदेश जाइए, सेमिनार कीजिए, ठीक है, भाग लीजिए, ठीक है, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनर्चर्चा, हाँ ये एकदम करना चाहिए, पुनर्चर्चा पाठ्यक्रम करना चाहिए, ठीक है। जितना हम विषयों के पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उतना ही हमारा ज्ञान क्या होगा, ब्रॉड होगा। फिर है दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों ऑप्शन जो है हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 47 कि एक शिक्षक निम्न में से किस प्रकार की गतिविधियों से अपने छात्रों के बीच सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने में सहायता कर सकता है, ठीक है। तो एक टीचर कैसे अपने एक्टिविटी से छात्रों के बीच सबसे अधिक इफेक्टिव तरीके से सोशल और मॉरल वैल्यू को आत्मसात करने में सहायता करने वाली बात है, ठीक है। तो कौन करेगा, तो कैसे करेगा देखते। तो मूल्यों पर व्याख्या देकर, तो व्याख्या नहीं करना है, टीवी कार्यक्रमों को दिखाकर नहीं, छात्र को सह पाठ्यक्रम यानी को करिकुलम एक्टिविटीज में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके, ये सही है। फिर है डी धार्मिक उत्सवों का अवलोकन करवाकर नहीं। राइट आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है, यदि वह कैसा हो, ठीक है। उपयुक्त शिक्षण सामग्री का उपयोग करता हो, चलिए मानते हैं जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है, तो ये भी सही है। फिर है शिक्षण अवधि में प्रश्न पूछता है, ये भी सही है। छात्रों को विषय पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर उपलब्ध करवाने में सहायक बने, तो यहाँ ये नहीं होगा। तो अब यहाँ तीन ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जो सिखाता है और उसका छात्रों को अर्थ समझने में सहायता करता है, वही इफेक्टिव कम्युनिकेटर के रूप में वही टीचर क्या हो सकता है, बन सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है,
कह रहा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य है। उच्च शिक्षा के शिक्षण में क्या तात्पर्य है? तो उच्च शिक्षा का क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य यानी टीचिंग का मतलब क्या है? पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना। तो देखिए, टीचिंग का मतलब नहीं होता है कि किताबी नॉलेज को ही आप क्या कीजिए, मतलब इलेबोरेट कीजिए, ये नहीं है। फिर है कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षाओं का आयोजन करना, ये भी नहीं है। छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयारी करने और उत्तीर्ण होने के लिए सहायता करना, ये भी नहीं होगा। छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना, सुकर मतलब सुगम बनाना, आसान बनाना, तो ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई। फिर है, एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह विषयों का विशेषज्ञ हो। चलिए बिल्कुल मानिए, ऐसा नहीं विशेषज्ञ है तो वो टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है। देखिए, टीचिंग के लिए आपको थोड़ा कॉमेडियन होना जरूरी है, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा सा बोलने की शैली, ये सब होनी चाहिए। आपके टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग प्रिंसिपल, टीचिंग मैक्सिम्स को लेके चलना है, ठीक है। चलिए, विषय के ज्ञाता होने से काम नहीं चलेगा। विषय को पढ़ाने में काफी अनुभवी हो, तो अनुभवी भी नहीं। शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखें कि बच्चा क्या जानता है, कितना जानता है और हमें क्या सिखाना और कितना सिखाना है। अगर ऐसा टीचर करता है तो टीचर एक अधिक प्रभावी जो है बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया से जोड़ पाएगा। चलिए, ये हो सकता है। फिर है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करना। तो चलिए, ये सही है, लेकिन सबसे ज्यादा है कि आप टीचिंग जो मटेरियल है जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उससे पहले आपको पूर्व ज्ञान से, प्रीवियस नॉलेज से बच्चे का कोरिलेट होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कम इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो आज स्टूडेंट हम लोग जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या किए, डिस्कस किए। तो इसी तरह से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो ये क्लास है और क्वेश्चन का जो ये सेशन है, ये पार्ट बाय पार्ट हम क्या करेंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा आप सभी जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ, यानी कि नेक्स्ट क्लास के साथ और नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ। तब तक आपसे विदा लेते हैं, आपको बाय बाय।